जो आपके प्रेसिडेंट साहब होंगे वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। तो पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू ये आएगा कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले आपके कितने लोगों से, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक तो उनसे क्या करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं कि भाई मैं किसको अपॉइंट करूं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और दूसरा आपके गवर्नर से, दूसरा क्या हो गया, आपके गवर्नर से बात करते हैं, ठीक है। तो ये दो ध्यान में रखना, यहीं से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा, तो यहां से क्या हमने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट के, मैं बाबा नैनीताल हाईकोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इमेजिनेशन करने में आसानी हो। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और उसको करने से पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दो लोगों से क्या करते हैं? परामर्श करते हैं। एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि एक ही होते हैं हमारे, और दूसरा हो गया उस स्टेट के गवर्नर, यानी कि उत्तराखंड के आपके गवर्नर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बना के लिखो। अब दूसरा पॉइंट बनाने से पहले नैनीताल हाई कोर्ट में स्ट्रक्चर क्या है, इसको एक बार चेक कर लेना, जितना भी मुझे याद आ रहा है वो है शायद आपका 10+1, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेंगे सब लोग। 10+1 मतलब ये है कि 10 जो है वो आपके क्या हैं, जजेस हैं, जो अदर जजेस आपके होते हैं, और एक क्या हो गया, चीफ जस्टिस आपके हो गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अदर जजेस की, तो हेडिंग डाल दो छोटी सी, अन्य जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। इन 10 की बात करते हैं, या 10 या शायद 7 या 8 है, एक बार देख लेना। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, बाय प्रेसिडेंट, या पूरा लिख दो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट रखो, आफ्टर कंसल्टेशन, किससे परामर्श करने के बाद? आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन, ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद। अब यहां पर जो है अन्य के मामले में ये 3 लोगों से बात कर रहा है, ठीक है। 3 लोग कौन है? पहला लिखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा आपका उस राज्य के गवर्नर, ठीक है, 1 2। और तीसरा आपका कौन है? एनी आइडिया तीसरा कौन हो सकता है जिससे राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? परामर्श करेंगे। कोई गैस कर सकता है तीसरा व्यक्ति कौन होगा? हाँ प्रिया, प्रेरणा, कोई अंदाजा? एग्जाम में आएगा। डिस्टिंग्विश। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या लिख दो चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट, ठीक है प्रिया, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये 3 आप याद रखना, ये बहुत आपके एग्जाम में आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चीफ जस्टिस, अगर खाली किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हो रहा है, तब वो 2 लोगों से बात करेगा। और अगर अदर जजेस आपके हैं नैनीताल हाई कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट करेंगे तो प्रेसिडेंट, लेकिन फिर 3 लोगों से क्या करेंगे? आपके कंसल्टेशन करेंगे आप, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखो लाइन बना के, मैं अब हेडिंग नहीं लिखाऊंगा क्योंकि फिर उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है हम लोग का। अगला पॉइंट बना के लिखना, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या आप लोग बार बार नैनीताल हाई कोर्ट लिखो, याद रहेगा आप लोग को। एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट, ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट। भाई जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, मान ली छुट्टी में चले गए नैनीताल हाई कोर्ट के, तो हम क्या करेंगे भाई? किसी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा कार्यवाहक, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लिखो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बस। और हमने इससे ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? आपका
राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बना के लिखो, एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश, एडिशनल एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट। ठीक है, एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट। हाँ प्रिया कुछ पूछ रहे थे आप? एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट, एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट। भाई एडिशनल जजेस मतलब जैसे नैनीताल हाई कोर्ट है हमारा, मान लीजिए उसमें जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ जाए क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा आ गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल जजेस, या हम लोग उसको अपर न्यायाधीश बोलते हैं, अतिरिक्त जिसको बोलते हैं सरप्लस में। तो उसमें लिख दो एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यहां पर भी कौन करेगा अपॉइंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 2 years, अधिकतम 2 सालों के लिए बस, फॉर मैक्सिमम 2 years, फॉर मैक्सिमम 2 years। ठीक है, फॉर मैक्सिमम 2 years। ठीक, सर जो एडिशनल जज है और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है हाँ उनको अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेगा, तो इसमें भी वो किसी से राय लेगा या खुद नहीं अपने मन से किसी से को? ना, जितना मैंने लाइन लिखा है बस उतना पढ़ना है कि भाई ये किसी से कंसल्ट नहीं कर रहा, सिर्फ अपने मन से कर रहा है, मतलब पीएम प्लस कैबिनेट के कहने पर। ठीक है, जो ऊपर था वो तो परमानेंट थे आपके, मतलब जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है उसमें वो राय लेता है, बट इसमें राय नहीं लेगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को बस समझ में? पीएम प्लस कैबिनेट की राय हो सर? हाँ, बस पीएम प्लस कैबिनेट की। हाँ ठीक है। अच्छा यहां तक हो गया हमारा। अब एक और ट्रिकी चीज जो क्वेश्चन आता है, क्या एक वर्ड आपको मैंने अभी लिखा है एडिशनल, हिंदी में इसको बोलते हैं अपर। ठीक है, लिख लो जो हिंदी में लिखने जा रहे हैं, एडिशनल जज। और ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, आपके हाई कोर्ट की। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर न्यायाधीश। और एक दूसरा वर्ड आपका है जो मैंने लिखाया था, वो उसको बोलते हैं एडॉक, ADHOC, एडॉक जजेस, एडॉक जजेस। एडॉक को आपका जो है हिंदी में बोलते हैं तदर्थ, ऐसे करके हिंदी में तदर्थ बोलते हैं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि एडिशनल जजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में अगर लिखा है कि एडिशनल जजेस अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सिर्फ किसमें होगा, हाई कोर्ट के लिए होगा। ठीक है, और जो आपका एडॉक जजेस वाला आता है, तदर्थ जज वाला आता है, उसका अपॉइंटमेंट कहां की होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। ठीक है, ऐसा जो है वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के लिए एडॉक जजेस वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी किताबों में नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो एडिशनल जज पढ़ रहे हो तो हाई कोर्ट टिक करके आना, एडॉक जजेस कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट टिक करके आना। ठीक है, अभी हम लोग हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने पढ़ लिया कि एडिशनल जजेस की नियुक्ति आपका कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब जो है वो आपका कर रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, द रिटायरमेंट एज ऑफ जज। सबको मेरे ख्याल से पता होगा क्या होती है वैसे, 60 या 62 या 65? बस सर। ठीक है, लिख दो, द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज 62 years। द रिटायरमेंट एज ऑफ द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज 62 years, इज 62 years। ठीक है, अच्छा दूसरा दूसरा पॉइंट बना के लिखो क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ रहा है पीसीएस में। लिखिए, टर्म 62 हमने लिख दिया, इसके आगे फायदा नहीं लिखा गया। ठीक है, दूसरा एक और चीज खाली समझ लो, ओरली समझ लो कि जब आपका कोई एक एक्स आपका जज था, 62 साल की उम्र में क्या हो गया, रिटायर हो गया। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद क्या ये जो एक्स है वो कहीं पे प्रैक्टिस कर सकता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोर्ट में अपीयर होना। ठीक है, तो लॉ ये कहता है या रूल ये कहते हैं कि जो ये एक्स साहब जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इनको अलाउड है।
ठीक है। और दूसरा कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन 25 में से उन हाई कोर्ट पे जहां कभी ये अपॉइंट नहीं हुए थे एज अ जज के तौर पे, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स जो है वो नैनीताल हाई कोर्ट में जज रह चुके थे, ठीक है। वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके थे, ठीक है। लेकिन वो शिमला हाई कोर्ट यानी कि जो हिमाचल का हाई कोर्ट है, वहां पे कभी भी जज नहीं थे एज अ हाई कोर्ट पे, ठीक है। तो एक्स को ये कहा जाएगा कि 62 की उम्र के बाद आप नैनीताल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि वहां जज रहे थे, आप इलाहाबाद में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहां पे आप जज रहे थे, लेकिन शिमला में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट में अपियर हो सकते हैं क्योंकि आप वहां पे कभी भी जज नहीं थे। क्लियर है यहां तक? प्रिया, प्रेरणा, समझ में आ गया कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस हाई कोर्ट में, किस में नहीं कर सकते? दोनों क्लियर है यहां तक? तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो आप लोग मुझे आंसर बताओगे, क्या ये जो एक्स साहब हैं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, क्या ये किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं कर सकते क्योंकि वो लोअर कोर्ट है ना। ये तो वही बात हो गई कि आप प्रोफेसर कॉलेज में थे और नीचे स्कूल में आके पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम भी बता रहा हूँ कि ऐसे अलाउड नहीं है, तो यानी कि लोअर कोर्ट्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, हो सकता है कि आपके लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। वैसे ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत रेयर होता है पूछने को, लेकिन आ सकता है। अच्छा, फिर लिखिएगा आपका रिमूवल, एक छोटी हेडिंग डाल दो, रिमूवल, भाई हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, रिमूवल। इसमें लिख दीजिए या इसके आगे एरो बना के लिख दीजिए, सेम एज द जजेस ऑफ, सेम एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वही जो हमने फॉर्मूला लिखा था, सेम एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, वो जो मैंने पैटर्न बोला था, मैं कल से शुरू करूंगा आप लोगों का, आज थोड़ा मैं छाट नहीं पाया हूँ, लेकिन कल से हम लोग 3 सेशन में करेंगे। अपना ये ट्रेडिशनल हो गया जो चल रहा है हमारा, दूसरा आपका उत्तराखंड, तीसरा आपका जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस में बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, और चौथा मैं कोशिश करूंगा एक दिन छोड़ के एक दिन अपना करंट अफेयर्स, कि सब चीज आपका साथ में चलता रहे। और फिर जब भी मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूंगा, तो मैं बाकायदा लिखूंगा पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब वो जो BS नेगी की किताब है, पार्ट 1 क्या का ये वाला पार्ट कर लो, पार्ट 2 का ये कर लो, पार्ट 3 का ये कर लो, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना दिन भर जो है उसका रिवीजन करते रहना, ठीक है। और जैसे ही मेरा पेपर तैयार होगा, मैं आपको 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा ऐप पर। जब भी आप अपने साइड से रिवीजन तैयार हो जाए आपका, तभी ऐप पे जाकर उस टेस्ट को अटेंड करना, ठीक। अच्छा, रिमूवल में आते हैं। तो उसमें मैं कोई लिमिट नहीं रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, मतलब उसमें ऐसा होता है टेस्ट की लिमिट होती है, 3 होती है, 4 होती है, मैं उसको अनलिमिटेड कर दे रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि फिर से एक बार टेस्ट देना है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक। अच्छा, रिमूवल में आते हैं, तो मैंने लिखा दिया आपको रिमूवल क्या था, बाय द सेम मेथड एज द जजेस ऑफ क्या, आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और दूसरा पॉइंट लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर हटा सकते हैं हाई कोर्ट के जज को, ऑन द बेसिस ऑफ, वही था जो उनका था, 2 वर्ड मैंने लिखाए थे, लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, PROVED, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इसको हिंदी में कहते हैं सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है। हिंदी में जो है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, आपका सिद्ध, ठीक है, कदाचार जिसको बोलते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है जज को हटाने का, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और आपका दूसरा इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी, ठीक है। इसको असमर्थ जो बोलते हैं, असमर्थता, इनकैपेसिटी, वो कई फिजिकल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, ये चीज आपकी हो गई, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आधार हो गए। फिर अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट सर, करके। हाँ। सर ये जो रिमूवल प्रोसेस होगी सुप्रीम कोर्ट की जजों को हटाने की, उसमें हाँ, भी आर्टिकल सेम होगा जो हाईकोर्ट केस में था? नहीं, इसमें जो आर्टिकल है वो है आपका 124 पैरा 4, लिखना तो लिख दो, 124 पैरा 4। सर उसमें हाईकोर्ट में भी तो आपने वही लिखा था, 124 पैरा 4। हाँ, ठीक, नहीं उसमें पैरा 4 फिर ए करके था, उसमें भी सब क्लॉज है ना, 4 में भी सब क्लॉज आपके होते हैं, ठीक है। एक मिनट, पहले मैं भी एक बार चेक कर लूँ। हाँ, ठीक है, उसमें भी वही था 124 पैरा 4, इसमें भी वही 124 पैरा 4, पर एक डॉट उसमें 4 के अंदर 1 और 2 करके लिखा था, बस इतना मत जाओ डीप में, बस 124 पैरा 4 लिखो। अच्छा, ओथ आ जाओ। सर
हाँ किसमें बोलो बोलो। लिखना है सर? वन किसमें लिखना है? सुप्रीम कोर्ट किसमें लिखना है या हाई हाँ कोर्ट किसमें लिखना है? सुप्रीम कोर्ट में डॉट करके ना ये छोटा सा एक वन डाल दो बस उसमें, और इसमें टू डाल दिया। अच्छा, इसमें वन और टू। हाँ। अच्छा फिर आपका ओथ लिखो, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत आता है लोअर पीसीएस में। ओथ जो है कौन दिलाता है, तो ओथ में पहले लिख दो 219 किस आर्टिकल में है, 219 में है, और इसमें लिखेगा बाय गवर्नर बस। ओथ जो है बाय गवर्नर, पहला पॉइंट तो ये लिख दोगे कि कौन दिलाएगा, उस राज्य का गवर्नर जो है इनको ओथ दिलाएगा। ठीक है। और दूसरा लिख दो, ओथ के बाद दूसरा लिखो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूची 3 में दिया गया पूरा ओथ का। 12 अनुसूचियां है ना हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें लिख दो शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगला आइएगा सैलरी। इनकी जो सैलरीज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं सैलरी। तो यहां पर लिख दो अनुच्छेद 221। ये भी हो सकता है भाई जजेस की सैलरी किस आर्टिकल में आती है, 221 टिक करके आना, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट लिखो, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला लिखिएगा द सैलरी विड्रॉ फ्रॉम, ये पैसे कहां से, जैसे नैनीताल हाई कोर्ट के जज हैं उनको सैलरी कहां से देंगे, तो लिखो द सैलरी विड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। राज्य की जो संचित निधि होती है वहां से निकाले जाते हैं पैसे। कंसोलिडेटेड, संचित निधि बोलते हैं हिंदी में, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, अगर पर्टिकुलर पूछेगा कि हाई कोर्ट के जजेस की, नैनीताल हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कौन देता है, तो स्टेट देगा, क्योंकि कहां से पैसे आ रहे हैं, राज्य की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। दूसरा लिखो पेंशन ऑफ जजेस। वहीं पे अगर पेंशन की बात आ जाए, भाई 62 में आके वो रिटायर हो गए तो पेंशन कौन देगा इनकी, तो लिखो पेंशन विड्रॉ फ्रॉम, पेंशन कहां से निकाली जाती है, भारत की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। पेंशन जो है वो सेंटर से आती है, या उसके साथ ये भी लिख दो वर्ड कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हिंदी में आपकी भारत की संचित निधि। ठीक है। तो ये बड़ा एग्जाम में पूछा था कि भाई सैलरी कहां से आ रही है और आपका उनकी पेंशन जो है वो कहां से आ रही है। फिर लिखिए अगला, छोटा हिंट डालो ट्रांसफर। ये सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू में अपलोड करता रहूंगा, जब भी आपको रिवीजन लगे कि आपने कर लिया है प्लीज उससे करते रहना, ठीक है, तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ट्रांसफर, ट्रांसफर में दो सर इनकी सैलरी। सैलरी, हाँ इनकी सैलरी जो है वो होती है आपकी एक मिनट, इसकी सैलरी एग्जैक्ट मैं देख लूं क्या है। हाँ, इनकी सैलरी आपकी 2.5 लाख है। जो नैनीताल के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनकी सैलरी जो है वो तो आपकी 2.5 लाख रुपए है महीना। और जो अदर जजेस हैं, ठीक है, जो अदर जजेस हैं उनकी सैलरी जो है वो है 2,25,000 रुपए महीना। ठीक है। प्लस आपका और भी जो आपके अलाउंसेस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भत्ते जो हैं, महंगाई भत्ता, HRA, DATA, वो भी मिलता है भाई साथ में। तो इनकी सैलरी एग्जैक्ट 2.5 नहीं होती, उससे ऊपर चली जाती है। 2,25 नहीं होती, इससे क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है। जैसे आप देख लो अभी उत्तराखंड के जो MLA की सैलरी है, अभी नया जो बिल पास हुआ लगभग 4 लाख रुपए पर मंथ चली गई है, इतना पहुंच गया आपका। पहले शायद उनको 2.5 लाख रुपए मिलते थे, 2.5 लाख या 2,30,000 रुपए। अभी जो नया बिल पास किया है गैंड सैंड में, तो उसमें पूरा 4 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया। प्लस आपकी अलग से जो सुविधाएं हैं वो अलग से हैं आपकी। अच्छा आगे आते हैं, ट्रांसफर में आते हैं। और सर सुनिए सर, सर हाँ, इनकी पेंशन का भी आएगा क्या सर? पेंशन का भी आ सकता है? एमएलए की बात कर रहे हो कि जज की? नहीं नहीं सर, सर ये जजेस की, हाँ हाँ, या आपने इनकी सैलरी है ना, तब पेंशन भी आ सकती है सर? पेंशन भी आ सकती है, मैंने समझा नहीं मैं। सर एग्जाम में मुझे कैसा क्वेश्चन भी आता कि इनकी ना 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 पेंशन ना, इस टाइप अरे की है? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं पूछेंगे।
और मुझे तो 90% है श्योर कि ये सैलरी भी नहीं पूछेंगे कि बताओ जज की सैलरी कितनी होती है। मैं 10% हाँ चांस सभी लेके चल रहा नॉलेज। हूँ कि इन केस अगर लिखा पूछ लिया तो टिक करके आ जाओ। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ एक और चीज सैलरी से याद आया कि हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। नेशनल इमरजेंसी होती है, दूसरा प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी होता है, और तीसरा क्या होता है, वित्तीय आपातकाल, जो कि 360 में आपका आता है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो अभी तक तो हमारे भारत में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे भारत में लग जाए, वित्तीय आपातकाल लग जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के साथ साथ जजेस की सैलरी भी क्या हो जाती है, थोड़े समय के लिए या जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, आधी कर दी जाती है, कुछ परसेंटेज में कम कर दी जाती है। कोई फिक्स नहीं है, वो गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन इनकी भी सैलरी पे असर पड़ता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ने पर, लगने पर, क्या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी पे कोई फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, उनकी सैलरी भी कम कर दी जाती है। ठीक है। या उनको जो भत्ते मिल रहे होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई हमारे यहाँ। चलिए ट्रांसफर में आते हैं। तो ट्रांसफर में लिख दो, देखिए बाय द प्रेसिडेंट। कौन करता है इनका ट्रांसफर, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट? जैसे नैनीताल हाई कोर्ट में कोई जज है, उनको ट्रांसफर करके केरला भेज दिया। राजस्थान हाई कोर्ट के कोई जज है, उनको ट्रांसफर करके नैनीताल भेज दिया। ये कौन करता है? तो लिखो बाय बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे करने, बात करने के बाद? सीजीआई से बात करने के बाद। ठीक है। आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। ठीक। अब अगला लिखो, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। पावर्स, अगला पॉइंट डालना, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय की शक्तियां जो है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहले लिखिएगा, अह, सबसे पहले लिखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या खाली दो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट लिख दो बना के, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। इसके तहत जो है, जो मूल अधिकार है उनकी हाई कोर्ट क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो लिख दो, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों को बचाने के लिए या तो हाई कोर्ट भी आ सकते हैं सीधा, या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक, तो ये किसके अंडर में आ गया, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में कि किसी राज्य में अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो किस के तहत आप सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कि आप, ऐसा नहीं होगा कि पहले सेशन कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, आप सीधे हाई कोर्ट चले जाइए, नैनीताल चले जाइए सीधे। तो आपने टिक करके आना है अंडर दी ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ दी हाई कोर्ट, जिसको हिंदी में क्या बोल दिया, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक। तो एक पहली पावर ये हो गई। ध्यान रखना, किसके तहत, फंडामेंटल राइट, सीधा ले जा सकते हो हाई कोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार और दोबारा भी आ सकता है। अच्छा फिर लिखिए, सेकंड जो आपका है हाई कोर्ट की पावर, अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपलेट, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सिंपल, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई, आपका क्या है, क्रिमिनल केस है, उसमें लोअर केट में के मतलब सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए तो जाओगे। फिर उसके बाद सिविल केस आपका हो गया, उसमें क्या कोई पर्सन जो है केस हार जाता है, तो क्या होता है, ऊपर अपील करने के लिए जाता है।
ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, क्रिमिनल और सिविल केसेस, जिसमें आप अंडर द एपेलेट जुरिसडिक्शन नैनीताल हाईकोर्ट जाके अपील करेंगे। ठीक है, थर्ड आपका लिखो रिट पावर, WRITS, रिट्स। ठीक है, रिट पावर। फिर इसमें आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट जो 5 रिट हमने पढ़ी थी, हेबियस कार्पस, मेंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सटेरियो, तो हमने ये तो पढ़ा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत ये पांचों रिट इश्यू करता है, 32। ठीक है, आपके पीसीएस एग्जाम में आता है कि हाई कोर्ट जो है वो रिट जो होती हैं पांचों, वो किस आर्टिकल के तहत करता है, तो लिख दो 226। बस ये आपको रट्टा मारना है, अंडर द 226 द हाई कोर्ट इश्यू रिट। ठीक है, उच्च न्यायालय जो है 226 के अनुसार जो है वो रिट क्या करता है, आपकी इश्यू करता है। ठीक, और यहाँ एक और चीज, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं और वहां पे ऐसा लिखा हो कि हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है कई बार। अब वैसे तो हम पढ़ते हैं कि हिरार्की में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है, उसके बाद हाई कोर्ट है, लेकिन रिट के मामले में हाई कोर्ट की पावर ज्यादा है, बड़ी है, एज कंपेयर टू किसके मुकाबले, सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। ठीक है, तो तीसरी पावर हमारी ये हो गई। अच्छा, फिर तो उसके ये फिर कैसे जैसे इसे सही से जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, कि जो आपने बोला हाई कोर्ट की पावर। देखो, इसको आप ऐसे, ये असल में मेंस का टॉपिक है, लेकिन मैं एक लाइन बता देता हूँ कि जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट तो है बिल्कुल एग्जैक्ट, जब आपके फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा होगा सीधा सीधा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तभी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आपके राज्य में जहां आप रहते हैं वहां पे आपके मूल अधिकारों का सीधा सीधा हनन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से हनन हो रहा है, ठीक है, और उससे आपको परेशानी हो रही है, आपको सारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझाने के लिए एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए जिस गांव में या जिस जगह आप रहते हैं वहां पर 5-6 मंदिर थे, लेकिन वहां पे मान लीजिए डैम बन रहा है, और डैम बनने से वो सारे मंदिर क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई ये तो मेरा रिलीजियस अधिकार है, मतलब 25 के तहत धर्म का धार्मिक अधिकार है, मेरा रिलीजन का जो अधिकार दे रखा है। अब सारे मंदिर जब डूब जाएंगे तो मैं पूजा कहाँ करूंगा या कहाँ करूंगी, तो भाई मुझे तो पूजा करने की जगह चाहिए, क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट्स का इम्ब्रिचमेंट हो रहा है। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाके पहले हाई कोर्ट जाएंगे और उनको ये अपनी कहानी बताएंगे कि भाई मैं पूजा कहाँ करूँ। ठीक है, जो मंदिर थे वो सारे के सारे डैम में डूब रहे हैं, तो फिर उसमें आपको बकायदा ऑर्डर्स पास होंगे, और जो अथॉरिटी होंगी वो बकायदा ऊंची पहाड़ी पर जाके या उस मंदिर को डुबाने से पहले, जैसे आपने देखा होगा श्रीनगर का वो आप लोग को पता है धारी देवी मंदिर, वो आपका नीचे था जब वो डैम बना है श्रीनगर में, तो वो डूब रहा था। तो डैम को की गेट्स बंद करने से पहले उस मंदिर को उठाया गया ऊपर, कि भाई वो मंदिर ऊपर उठे, और लोग डूबने के बाद, मतलब पानी भरने के बाद भी मंदिर हमेशा पानी से ऊपर है, और बाकायदा उसमें जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो कह सकते हो जो एक्सपोजर है हाई कोर्ट के रिट्स का, वो ज्यादा बड़ा है किसके मुकाबले, सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। ठीक है प्रिया, बस इतना समझना, वैसे है मेंस का टॉपिक ये। ठीक, अच्छा, फिर चौथा आ जाओ, चौथा लिखिएगा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें पहले आर्टिकल लिख दो कौन सा है, शायद पूछ ले, 227। ठीक है, 227, और इसमें आप लोग लीजिएगा ऑल लोअर कोर्ट्स comes under the high court, all lower courts comes under the high court, बस एक लाइन में। यानी कि आपका जैसे क्या हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या आपका कोई ट्रिब्यूनल, आपका स्टेट का ट्रिब्यूनल हो गया, वो सब किसके अंडर में आएंगे, हाई कोर्ट के अंडर में आएंगे। ठीक है, यानी से उनसे संबंधित जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी आपका नियुक्तियां होंगी, ट्रांसफर्स होंगे, वो सब किसके, हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंडर में आएंगे, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन। फिर पांचवा लिखो हाई कोर्ट का ट्रांसफर, ट्रांसफर
ऑफ सर्टेन केसेस, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिर्फ मतलब ये है कि मान लीजिए कोई केस जो है वो देहरादून की जो यहाँ की सेशन कोर्ट है वहां चल रहा है, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां चल रहा है, और नैनीताल हाई कोर्ट कैसा लगता है कि वो केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे पूरे समाज पे असर पड़ता है। अब वहाँ नीचे वाली कोर्ट में चलते चलते उसको बहुत टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल या 1 साल लगेगा, और इसके जो भी डिसीजन आएंगे उससे समाज पे बहुत असर पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो उस केस को अपने यहाँ मंगवा लेगा हाई कोर्ट में, और फिर वहां पे उस केस को चलाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख दो शॉर्ट में, ट्रांसफर द केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, ट्रांसफर द केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट। ठीक है, ये आर्टिकल लिखना तो लिख दो कौन सा है जिसमें ये हाई कोर्ट ऐसा कर देता है। 228, 228। और एक आखिरी का मतलब एक और लिख दो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। छठवां आपका हो गया। देखो ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये आपके मेंस के लिए भी तैयार हो रहे हैं नोट्स। उसमें कैसे आएगा आपके पीसीएस में लोअर में, क्योंकि आपको लोअर पीसीएस का पता ही है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन के 4 पार्ट या 5 पार्ट कर देते हैं लोग जानबूझ के। और अभी तक तो जो है आपका जीएस पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का है, लेकिन मैंने बताया कि इंटरव्यू जो है अब हट गया है, तो 50 नंबर हो सकता है कहीं इसमें ना जुड़ जाए, 250 मार्क्स का ना हो जाए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, पूरा लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है कि भाई जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं उनके बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 100 वर्ड्स में अगर देगा या 150 में देगा तो पूरा ये आपको एक एक लाइन में और आर्टिकल सहित लिखना होगा। ठीक है, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे फिर आपको। क्या ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस हो गया हमारा। छठवां लिख दो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। इसको हिंदी में बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिलेख न्यायालय। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड याद है प्रिया क्या बताया था? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में 2 चीजें बताई थी ना, किस याद है तो बताओ क्या था 2 चीजें? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में था वो यहाँ भी है। कोई प्रेरणा कुछ याद आ रहा है आपको? सर जो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे वो बाउंड थे हाई कोर्ट के लिए, हाँ, और यहाँ उसके क्या होगा? जो भी थे हाई कोर्ट के जो है लोअर कोर्ट के लिए। हाँ ठीक है, जो भी इनके फाइनल केसेस होंगे वो लोअर कोर्ट पे बाउंडेड होंगे। ठीक है प्रिया। और दूसरा क्या था कि आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, याद है ना, दूसरा क्या था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे, अगर वो अधिकारी या कोई भी इंडिविजुअल, यानी कि हम लोग जो नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ठीक है प्रिया, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। तो आज के हम लोग इतना रखते हैं, मैं अभी से आधे घंटे बाद असाइनमेंट दूंगा, और कल से हम लोग 3 या 4 सेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला सेशन पूरा फुल फ्लैश 40 मिनट का तो इसके लिए करेंगे, और बाकी फिर 10-15 मिनट का, फिर 15 मिनट का उसका करेंगे। ठीक है, और जो आज मैं देता रहूंगा प्लीज उसको करते रहना आप लोग। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।